गुड इवनिंग सभी को। एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सुभाष नयन चौधरी पर। बीएसटीसी के रिवीजन के तहत हम आज एक टॉपिक ले रहे हैं, राजस्थान का इतिहास, एक परिचय, इंट्रोडक्शन। राजस्थान के इतिहास के तहत हम उन बिंदुओं को छूने की कोशिश करेंगे जहां से प्रश्न पुट अप हो सकता है बीएसटीसी एग्जाम में। आपको पता है बीएसटीसी का एग्जाम 28 अगस्त को होने वाला है, ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो आप इस वीडियो में देख सकेंगे उन सभी प्रश्नों को, उन सभी बिंदुओं को जहां से प्रश्न आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राजस्थान का इतिहास, एक परिचय। देखिए, राजस्थान के इतिहास में दो सन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, एक 1800 का साल और दूसरा 1829 का साल। 1800 में जॉर्ज थॉमस ने इस भाग को कहा था राजपूताना। बहुत बार इस यहाँ से प्रश्न पुटअप होता है। दूसरी जो सन है वो 1829 है और 1829 में एक पुस्तक लिखी गई थी, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इसमें कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को क्या कहा था? राजस्थान को कहा था राजस्थान या राजस्थान। क्या कहा था? राजस्थान या राजस्थान। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में। इसके बाद में यदि कोई महत्वपूर्ण डेट आती है राजस्थान के लिए तो वो 30 मार्च 1949 है। कौन सी है? 30 मार्च 1949। इसी दिन सारी बड़ी रियासतें राजस्थान में मिल गई थी और इसीलिए हम राजस्थान का स्थापना दिवस है, राजस्थान दिवस है, वो कब मनाते हैं? 30 मार्च को मनाते हैं। तो राजस्थान अस्तित्व में आया। और आज जो राजस्थान आप देख रहे हैं वो राजस्थान अस्तित्व में कब आया था? वो राजस्थान अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 1956। तो यहां से भी प्रश्न उठ सकता है। अब हम देखते हैं राजस्थान के जो प्रमुख राजपूत वंश थे वो कहाँ कहाँ थे। सबसे पहले हम जिस वंश का अध्ययन करने वाले हैं वो है मेवाड़। तो मेवाड़ कहाँ और किस क्षेत्र को कहा जाता था? तो मेवाड़ कहा जाता था उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ और इसके आसपास के क्षेत्र को। कौन से क्षेत्र को? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? मेवाड़ कहलाता था। और मेवाड़ में सबसे पहले गुहिल वंश की स्थापना हुई थी और गुहिल वंश की स्थापना की थी गुहिल ने। किसने की थी? गुहिल ने। अबुल फजल कहते हैं कि जो गुहिल वंश है वो ईरान के नौ शेखा से संबंधित है। कौन से शासकों से संबंधित है? ईरान के नौ शेखा शासकों से संबंधित है। तो कर्नल टोड कहते हैं कि ये वल्लभी के शासक हैं उनसे रिलेटेड है। लेकिन वहीं मोहनोत नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा का मानना है कि ये कहाँ के थे? ये इनकी उत्पत्ति, गुहिल वंश के शासकों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई थी। और डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 566 ईस्वी के लगभग गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया था और गुहिल ने 566 के लगभग यहाँ पर गुहिल वंश स्थापित किया था। गुहिल के बाद यदि मेवाड़ में कोई प्रतापी शासक था तो वो बप्पा रावल था। बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में? 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार किया था और बप्पा ने अपनी राजधानी बनाया था नागदा को। कहाँ? नागदा। बप्पा ने कैलाशपुरी में, साथ ही कैलाशपुरी में एक मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंग जी और लकुलिश मंदिर भी उसको कहते हैं क्योंकि एकलिंग जी था गुहिल वंश का कुल देवते। एकलिंग जी कौन था? गुहिल वंश का कुल देवता। इसीलिए इन्होंने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया कैलाशपुरी में। बप्पा का वास्तविक नाम था कालभोज। क्या था? कालभोज। बप्पा कालभोज की क्या थी? उपाधि थी। वीर विनोद के जो रचनाकार हैं कविराज श्यामल दास, यहां से भी प्रश्न पुटअप हो सकता है। मैंने पहले भी बताया वीर विनोद के रचनाकार कौन है? कविराज श्यामल दास। और बप्पा किसी राजा का नाम नहीं बल्कि क्या है? खिताब है। यानी बप्पा काल भोज की उपाधि थी, खिताब था। और बप्पा ने किसको हरा करके चित्तौड़ पर अपना शासन स्थापित किया था? मानमोरी को 734 में हरा करके। राजधानी कहाँ बनाई? नागदा में। किस मंदिर का निर्माण करवाया कैलाशपुरी में? एकलिंग जी या लकुलिश मंदिर का। क्यों करवाया? क्योंकि एकलिंग जी हैं वो गुहिल वंश के कुल देवता हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बप्पा रावल के बाद में जो महत्वपूर्ण शासक हैं वो है जैतर सिंह। कौन? जैतर सिंह। जैतर सिंह ने क्या किया? परमारों से चित्तौड़ को छीना और अपनी राजधानी बनाया। अब यहाँ एक युद्ध का जिक्र है वो जरूरी हो जाता है। एक युद्ध है भूताला का युद्ध। कब लड़ा गया? 1227 ईस्वी में लड़ा गया। किसके मध्य लड़ा गया? इल्तुतमिश और जैतर सिंह के मध्य लड़ा गया। और इस युद्ध का वर्णन है वो जयसिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मद मर्दन में मिलता है। किस ग्रंथ में मिलता है इस युद्ध का वर्णन? जयसिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मद मर्दन में। और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं वो जैतर सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं
कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा कौन था? जैतर सिंह हुआ करते थे। तो इस प्रकार से जैतर सिंह गोहिल वंश के राजा थे। परमारों से चित्तौड़ छीना, भूताला का युद्ध किया किसके साथ? इल्तुतमिश के साथ। और इस युद्ध का वर्णन जयसिंह सूरी ने अपने ग्रंथ हमीर मद मर्दन में किया है। इसके बाद में अगला राजा लेते हैं रावल रतन सिंह। जानते ही हैं आप, 1303 ईस्वी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। अब ज्यादातर जो किताबें हैं, महत्वपूर्ण किताबें हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, वो ये कहते हैं कि अलाउद्दीन ने ये आक्रमण क्यों किया? क्योंकि वो साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षा वाला शासक था। ठीक है, इसलिए उन्होंने आक्रमण किया। लेकिन 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने एक किताब लिखी, पद्मावत। कौन सा ग्रंथ लिखा? पद्मावत। और पद्मावत में यह जिक्र है कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण इसलिए किया क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था, और डॉक्टर दशरथ शर्मा है वो इस मत की मान्यता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो अलाउद्दीन ने आक्रमण किया। कब किया? 1303 ईस्वी में। और उस समय जब लगा कि अलाउद्दीन के सामने नहीं टिकेंगे रावल रतन सिंह, तो वहां पे जो वीरांगनाएं थी उन्होंने रानी पद्मिनी के साथ मिलकर के लगभग 1600 महिलाओं ने क्या कर लिया? जोहर कर लिया। उस युद्ध में जो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भी सम्मिलित हुए थे, और उन्होंने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतुह में इस आक्रमण का वर्णन किया है। तो रतन सिंह है वो मेवाड़ के गोहिल वंश की रावल शाखा के अंतिम शासक थे, क्योंकि उस समय शाखा हो गया था। रतन सिंह युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, और रानी पद्मिनी ने क्या कर लिया? 1600 महिलाओं के साथ जोहर कर लिया। इस प्रकार 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का मेवाड़ का पहला साका हुआ था। इसके बाद में क्या किया? राणा हमीर आते हैं 1326 ईस्वी में। क्योंकि आपको पता है गोहिल वंश के अंतिम शासक कौन थे 1303 ईस्वी में? रावल रतन सिंह। उनके जाने के बाद में हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर वापस अपना अधिकार स्थापित करके पुनः गोहिल वंश की स्थापना की। लेकिन सिसोदा का जागीरदार होने के कारण अब इस वंश को क्या कहा जाने लगा? सिसोदिया वंश कहा जाने लगा। तो इस प्रकार 1326 से 1364 तक राणा हमीर ने शासन किया। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है, क्योंकि वो विकट आक्रमणों के समय भी सिंह के समान, शेर के समान दिखाई देते थे, तो विषम घाटी पंचानन कहा गया है। राणा कुंभा की कीर्ति प्रशस्ति में इस बात का जिक्र है। हमीर ने सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित किया। तो ये जरूर याद रख लेना, सिंगोली कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में। और सिंगोली का युद्ध हुआ था हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य, और उसमें जीत हुई थी हमीर की। हमीर के बाद में मेवाड़ में शासक आया, जो महत्वपूर्ण शासक है उनमें महाराणा लाखा। कौन आए? महाराणा लाखा 1382 ईस्वी में। किस ईस्वी में? 1382 ईस्वी में। और लाखा का पुत्र था चुंडा, और उनके साथ मारवाड़ के रणमल की जो बहन थी हंसाबाई, उसका विवाह निश्चित हुआ था। लेकिन परिस्थितियां इस प्रकार की बनी कि यह विवाह है चुंडा की जगह किसके साथ किया गया? हंसाबाई का, लाखा की जगह। और इसके बाद में मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र होने की शर्त रखी गई थी इस विवाह में। तो लाखा के योग्य पुत्र चुंडा ने राज्य अधिकार से वंचित होना पड़ा चुंडा को, और चुंडा ने एक विषम प्रतिज्ञा ली और त्याग किया एक प्रकार से राज्य का, साम्राज्य का। इसलिए उन्हें राजस्थान का विषम पितामह भी कहा जाता है। तो प्रश्न आ जाए, राजस्थान का विषम पितामह किसको कहा जाता है? तो चुंडा को कहा जाता है। तो इस प्रकार से महाराणा लाखा का शासनकाल, जिसमें चुंडा, हंसाबाई, और इसका जिक्र जरूर आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला शासक है वो महाराणा मोकल है। कौन थे? लाखा और हंसाबाई के पुत्र थे, क्योंकि चुंडा ने शासक बनने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। और लाखा और हंसाबाई के पुत्र मोकल को राजगद्दी दी गई। अल्पायु के थे, इसलिए चुंडा ने उनका संरक्षक बनना स्वीकार कर लिया। पर जब चुंडा को लगा कि मोकल की माता हंसाबाई उस पर संदेह करती है, तो वो मेवाड़ को छोड़ करके चले गए। 1433 ईस्वी में मोकल की जिलवाड़ा में चाचा व मेरा ने महपा पवार के साथ मिलकर के क्या कर दी? हत्या कर दी। तो ये बात आपको याद रखनी है। महाराणा मोकल की हत्या किसने की 1433 ईस्वी में? चाचा
वह मेरा ने महपा पंवार के साथ मिलकर के। और इसके बाद में 1433 में मेवाड़ का शासक बना महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा है, उन्होंने अपनी शक्ति को वापस संग्रहित किया। 1437 ईस्वी में इन्होंने सारंगपुर का युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध लड़ा? सारंगपुर का। और उस युद्ध में किसने? महाराणा कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को पराजित करके बंदी बना लिया। और इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने निर्माण करवाया विजय स्तंभ का। तो चित्तौड़ के किले में आप विजय स्तंभ को देखते हो। वो विजय स्तंभ का निर्माण 1437 ईस्वी के सारंगपुर युद्ध के बाद में महमूद खिलजी प्रथम को पराजित करने के बाद में महाराणा कुंभा ने करवाया था। 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ जो राज्य है उनसे मंडोर छीन लिया। मंडोर उनकी राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद में संधि हुई और संधि के तहत अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से करवा दिया। इसके बाद में एक खास जो संधि हुई थी वो चंपानेर की संधि थी। किसके बीच में हुई थी? 1456 ईस्वी में हुई थी। सबसे पहले तो चंपानेर की संधि कब हुई? 1456 ईस्वी में हुई और मालवा के महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच में हुई। क्यों हुई थी? दोनों ही किससे हार गए थे? महाराणा कुंभा से हार गए थे। तो अब दोनों ने फैसला किया चंपानेर की संधि के तहत कि अब वो दोनों युद्ध मिलकर के लड़ेंगे। तो इस प्रकार उन्होंने मिलकर के 1457-58 में गुजरात व मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन उनको कोई खास सफलता नहीं मिली। इसके बाद में कुंभा ने दुर्गों का निर्माण बहुत करवाया। मेवाड़ के कुल 84 में से 32 दुर्ग किसने बनाए? कविराज श्यामल दास के अनुसार कुंभा ने बनवाए, जिनमें सिरोही का दुर्ग, अचलगढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग प्रसिद्ध है। सिरोही, अचलगढ़ और कुंभलगढ़ के दुर्ग प्रसिद्ध हैं। कुंभा एक विद्वान भी थे। कई किताबें भी उन्होंने लिखी। संगीत के भी जानकार थे। संगीत राज लिखी, संगीत मीमांसा लिखी, सूड प्रबंध लिखी। तो ये भी याद रखना, संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध। इसके अलावा उन्होंने गीत गोविंद और संगीत रत्नाकार पर भी टीका लिखी। क्या लिखा? गीत गोविंद और संगीत रत्नाकार पर भी टीका लिखा। इन्हीं के काल में, किनके काल में? कुंभा के काल में कवि अत्रि और महेश ने, याद रखना, कवि अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। किसकी रचना की? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, विजय स्तंभ में ही है। ठीक है। कुंभा को कई उपाधियां भी दी गई, जैसे महाराजाधिराज, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान। तो ये मुख्य मुख्य उपलब्धियां हैं। अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान और महाराजाधिराज, ये याद रखना। कुंभा का अंतिम समय थोड़ा सा कष्टप्रद रहा और कुंभा के पुत्र उदा ने ही कुंभा की क्या कर दी? 1468 में हत्या कर दी, यानी बेटे ने ही उनकी हत्या कर दी। इसके बाद में अगला जो महत्वपूर्ण शासक है वो राणा सांगा है। राणा सांगा, उसके तीनों भाई पृथ्वीराज, जयमल और राजसिंह, चारों ही क्या थे? स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। पृथ्वीराज भी मानता था, जयमल भी और राजसिंह भी। इस कारण उनके मध्य क्या हुआ? संघर्ष हुआ। अंत में सांगा विजयी रहा और मेवाड़ का क्या बना? शासक बना। हिंदू पथ के नाम से प्रसिद्ध है। राणा सांगा किस नाम से प्रसिद्ध है? हिंदू पथ के नाम से प्रसिद्ध है। 1509 में मेवाड़ के शासक बनते हैं। ठीक है, 1509 में मेवाड़ के शासक बनते हैं। इसके बाद में देखो, महाराणा सांगा के समय में कुछ बड़े युद्ध हुए। एक युद्ध है खातोली का युद्ध, वर्तमान में कोटा में है। खातोली वर्तमान में कहाँ है? कोटा में। 1517 ईस्वी में खातोली के युद्ध में सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तो याद रखना, खातोली का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया और सांगा को पराजय का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि इब्राहिम लोदी को पराजय का सामना करना पड़ा। सांगा ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। इसके बाद राणा की सेना ने बाड़ी धौलपुर के युद्ध में, किस युद्ध में? बाड़ी नामक स्थान धौलपुर में पड़ता है, वहां फिर से इब्राहिम लोदी को हराया। ठीक है। इसके बाद में 1526 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके आगरा पर अधिकार कर लिया। किसने? बाबर ने। किसके मध्य लड़ा गया था 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध?
बाबर और इब्राहिम लोदी, वही इब्राहिम लोदी जिसको सांगा हरा चुका था। तो इब्राहिम लोदी को पराजित करके आगरा पर अधिकार कर लिया किसने? बाबर ने। फिर बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगा करके कूच किया और उन्होंने बाबर ने राणा सांगा पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। दो युद्ध हुए। एक युद्ध है बयाना का युद्ध, एक युद्ध बयाना का युद्ध है। बयाना का युद्ध फरवरी 1527 में लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर को पराजय का सामना करना पड़ा, यानी जीत किसकी हुई? सांगा की। लेकिन अगले ही महीने 17 मार्च 1527 को एक बार फिर से युद्ध हुआ और अब की बार युद्ध बयाना में नहीं बल्कि खानवा के मैदान में हुआ और अब की बार जीत हुई बाबर की। राणा सांगा युद्ध में घायल हो गए लेकिन चित्तौड़ लौटने से मना कर दिया। उनके सामंतों ने ही उनको बाद में विष दे दिया और इसकी वजह से 30 जनवरी 1528 को बसवा दोसा में, कहां पे? बसवा दोसा में सांगा की मृत्यु हो गई और मांडलगढ़ में सांगा की समाधि, मांडलगढ़ में क्या? सांगा की समाधि। सांगा की मृत्यु के पश्चात राणा रतन सिंह कुछ समय के लिए शासक बने और राणा विक्रमादित्य बने। बाद में विक्रमादित्य को बनवीर ने मार दिया और उदय सिंह को मारने के लिए भी वो आ ही रहा था, लेकिन पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर के उदय सिंह को बचा लिया। फिर 1537 ईस्वी में उदय सिंह का क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। महत्वपूर्ण चीज है 1559 ईस्वी उदय सिंह ने उदयपुर नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। इसके अलावा उदय सिंह ने उदय सागर झील का निर्माण करवाया और मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया। अक्टूबर अक्टूबर 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण में अपने सरदारों की सलाह पर उदय सिंह किले की रक्षा का भार किसको सौंप करके, दो सैनिक थे, एक जयमल था, एक पत्ता, जयमल और पत्ता, उनको सौंप करके पहाड़ियों में चला गया। किले की रक्षा करते हुए जयमल और पत्ता वीर गति को प्राप्त हो गए। अकबर ने जयमल और पत्ता की वीरता से, उनके युद्ध कौशल से प्रभावित होकर के आगरा के किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई हैं। उदय सिंह के बाद में राजा बना महाराणा प्रताप 1572 से 97 ईस्वी तक। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ के किले में हुआ था। कहां हुआ? कुंभलगढ़। उदय सिंह जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन सरदारों ने किसको गद्दी पर बैठाया? प्रताप को। प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच में कई संघर्ष हुए और उन्हीं संघर्षों के बीच में महाराणा प्रताप ने गोगुंदा से अपना निवास स्थान कहां स्थानांतरित कर लिया? कुंभलगढ़ में। और 1572 से 76 के मध्य 4 शिष्टमंडल अकबर ने भेजे। पहला जलाल खां को भेजा, दूसरा मानसिंह को, तीसरा भगवान दास को और चौथा टोडरमल को। आपको इन्हें सीक्वेंस में याद रखना है। पहला जलाल खां, दूसरा मानसिंह, तीसरा भगवान दास और चौथा है टोडरमल। इन्होंने संधि के प्रयास किए लेकिन महाराणा प्रताप ने कोई रुचि नहीं दिखाई। फलस्वरूप युद्ध हुआ हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को। खमनोर के पास मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे मानसिंह और महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कर रहे थे हकीम खां सूरी। युद्ध में अकबर की जीत हुई। अबुल फजल ने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा, बदायूनी ने इसको गोगुंदा का युद्ध कहा। याद रखना, अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध और जेम्स टोड ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा। इस युद्ध में प्रताप को युद्ध से बाहर भेज करके और झाला बीदा ने प्रताप का मुकुट धारण करके युद्ध किया, लेकिन वो वीर गति को प्राप्त हो गए। 1576 से लेकर के 85 के बीच में अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार के लिए कई और अभियान किए, लेकिन उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। 1580 में कहते हैं अमर सिंह ने शेरपुर के मुगल शिविर पर आक्रमण करके अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया। किसके परिवार की? अब्दुल रहीम खान खाना। इस घटनाक्रम की जानकारी जब प्रताप को मिली तो उन्होंने मुगल महिलाओं को ससम्मान वापस भिजवाया। तो नारी सम्मान का यह बहुत बड़ा उदाहरण महाराणा प्रताप ने प्रस्तुत किया।
1582 में दिवेर की मुगल चौकी पर आक्रमण के समय कुंवर अमर सिंह ने वहां पर तैनात मुगल अधिकारी सुल्तान खां को भाले के एक ही वार से परलोक पहुंचा दिया। तो दिवेर का युद्ध हुआ, जिसे कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। 1585 ईस्वी के बाद में अकबर की तरफ से और कोई खास अभियान नहीं हुआ। चावंड को बाद में लास्ट में महाराणा ने अपनी राजधानी बनाया और 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो गई और चावंड के पास ही बारडोली नामक गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। तो इस प्रकार से महाराणा प्रताप एक महत्वपूर्ण राजा हुए। उनके बाद में उनके बेटे थे राणा अमर सिंह। अमर सिंह 1597 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। शासक बनने के बाद उन्होंने 1613 ईस्वी में जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा था और शाहजादा खुरम शाहजहां को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। मेवाड़ में लूटपाट एवं आगजनी की घटनाएं भी हुई। 1615 ईस्वी में मेवाड़ और मुगलों के बीच में क्या हो गई? संधि हो गई। अगला राजा जो महत्वपूर्ण है, महाराणा राज सिंह। कौन है? महाराणा राज सिंह। राज सिंह ने शासक बनते ही चित्तौड़ की मरम्मत के कार्य को करने का निश्चय किया, लेकिन 1615 की जो मेवाड़ मुगल संधि थी उसमें यह कहा गया था कि चित्तौड़ दुर्ग है, उसकी मरम्मत या और कोई कार्य चित्तौड़गढ़ में नवनिर्माण कार्य नहीं करवाया जाएगा। लेकिन राज सिंह ने इस आदेश की क्या की? अवहेलना की। तो 1658 ईस्वी में मुगल शहजादों में जो उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा, उसमें महाराणा ने किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहते थे, टाल मटोल कर रहे थे। लेकिन जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बना तो प्रारंभ में तो उसके संबंध राज सिंह से क्या थे? अच्छे थे और औरंगजेब ने उसे 6000 जात का मनसब भी प्रदान किया। लेकिन जब किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, जिसका विवाह औरंगजेब से होने वाला था, से विवाह करके राज सिंह ने 1660 ईस्वी में औरंगजेब को क्या कर दिया? अप्रसन्न कर दिया। और 1679 ईस्वी में जब औरंगजेब ने जजिया कर लगाया, तब भी राज सिंह ने उनका क्या किया? विरोध किया। तो दो घटनाएं जिन्होंने औरंगजेब को अप्रसन्न किया। 1660 ईस्वी में औरंगजेब जिनसे विवाह करना चाहते थे चारुमती से, उनसे विवाह कर लिया राज सिंह ने, तो औरंगजेब अप्रसन्न हो गया। और 1679 ईस्वी में जब जजिया कर औरंगजेब ने लगाया तो राज सिंह ने उसका विरोध किया। 1680 ईस्वी में राज सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से मेवाड़ के जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनको हमने आज हमारी अपनी इस क्लास में देखा है। इन 22 मिनटों में यदि आप इनको ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न मेवाड़ से उठ सकते हैं उन सभी को इसमें कवर किया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। अगले वीडियो में अगले और जो शासन थे, जैसे मारवाड़ का था राजपूत वंश, उसके अलावा बीकानेर, जयपुर, चौहान वंश का शासन था, तो उनसे संबंधित वीडियो में डालूंगा। तो ध्यान से इस चैनल को एक बार फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज हैं वो आपको मिलती रहें, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।